सबको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। जो जो ज्वाइन कर जा रहा है वो जय हनुमान जी कर दो। सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। स्क्रीन भी दिख रही है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, प्लेन के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन था प्रोजेक्शन वाला, 31st क्वेश्चन था। अब प्रॉब्लम 32 कर रहे हैं। कुछ और प्लेन के क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि प्लेन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इजी सा प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन r vector is equal to I plus 2j minus k plus lambda times of I minus j plus k। ठीक है। एंड प्लेन r डॉट 2i minus j plus k is equal to 4। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से इसका। बहुत इजी सा है, कल ही हमने ये टॉपिक पढ़ा था। आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्या करोगे आप, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्लेन, और जैसे ये प्लेन है और ये एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको कैसे निकालना है। तो ये अगर थीटा होता था तो ये बी वेक्टर है और ये इसकी नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होता था। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बी कैप डॉट एन कैप आता था। ठीक है, तो आपको रिजल्ट याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी कैप डॉट एन कैप। समझ गए? ये याद रहेगा तो बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो आपका बी वेक्टर है वो ये है ना, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा एन वेक्टर है। याद है ना आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो ये बी वेक्टर आपकी डायरेक्शन है, जो प्लेन है वो आपका एन वेक्टर है। ठीक है, तो बी कैप आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रूट 3, और इसका डॉट आएगा एन के साथ विच इज 2i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 + 1। ठीक है, 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा √6 √3, तो 3 √2 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
2 मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? आई माइनस जे प्लस के, 2i - j + k। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी कैप डॉट एन कैप। तो ये √3 हो गया, 2i, ये √4 √6 हो गया, ठीक है। तो ये 3√2 हो गया, ये आ रहा है 2 + 1 + 1। तो ये वाली वैल्यू आ रही है 4/3√2। हाँ सही है। तो ये वाली वैल्यू बन जा रही है 2√2/3। ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास आ रहा है 2√2/3। तो थीटा जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। ये इसका आंसर आ रहा है। या है किसी का आंसर? तो हमारे पास थीटा आ रहा है साइन इनवर्स 2√2/3। समझ आ गया होगा सब लोग को? सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया प्रॉब्लम 32। क्या किया हमने? हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो बी कैप डॉट एन कैप से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 33। सबको क्लियर है ना? चैट बॉक्स में ऑल क्लियर कर दो। आ नहीं रहा चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई। जिसको भी समझ आ गया वो ऑल क्लियर कर दो एक बार चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, अब आ रहा है। सबको क्लियर हो गया ना? साइन थीटा इज इक्वल टू बी कैप डॉट एन कैप करना था बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains the line of intersection of the planes. Find the equation of plane which contains the line of intersection of the plane r dot I plus 2j plus 3k minus 4 is equal to 0, and r dot 2i plus j minus k plus 5 is equal to 0, and which is perpendicular to the plane r dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 is equal to 0। देखो एक बार। Find the equation of plane which contain the line of intersection of the plane this and this and perpendicular to the plane this। करो एक बार, ट्राई करो जल्दी से।
कर रहे हो बेटा सब लोग? आंसर बताओ चैट बॉक्स में जिसका भी आ रहा है। देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखो मैं बताता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। तो दो प्लेन दिए हुए हैं, तो ये मान लो ये पहला वाला प्लेन पाई 1 है और ये वाला प्लेन पाई 2 है, ठीक है। ये दो प्लेन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब प्लेन 1 पाई 1 की जो इक्वेशन आएगी कार्टेशियन में लिख लेते हैं। वो क्या आ जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई कैसे लिख दिया? आर को मान लिया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जो आपका पाई 2 प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ये पाई 1 हो गया, ये पाई 2 हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये दो प्लेन है, जैसे आपके पास एक प्लेन मान लो ये है और एक प्लेन ये है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक और प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। मतलब ये वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो प्लेन कंटेन कर रहा है, और वो क्या है, वो एक थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपका जो नया प्लेन होगा वो कैसा आएगा? तो हो सकता है वो कुछ ऐसा प्लेन आ जाए जो कि ऐसा कुछ बन रहा हो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, जैसे ये वाला प्लेन हो गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और क्या है कि एक थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जैसे ये वाला जो प्लेन हो गया ये एक थर्ड प्लेन के और परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये पाई 3 हो गया आपका, ये आपका पाई 1 हो गया, ये आपका पाई 2 हो गया। समझ आ गया? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। तो ये वाला प्लेन हमें निकालना है। तो प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 एंड परपेंडिकुलर टू पाई 3। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो पता है ये फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन आपको कल भी बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0। This will give us a equation of a plane passing through intersection of pi 1 and pi 2। तो उसमें क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा लिखना है मुझे, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा प्लस 2y, ठीक है, ये लैम्डा वाई हो गया, ये 2y हो गया, प्लस 3 माइनस लैम्डा जेड, ठीक है, प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया आप लोगों को? 2 लैम्डा प्लस 1x
लैम्डा प्लस 2y 3 माइनस लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा माइनस 4। ये आपके कौन से प्लेन की क्वेश्चन आ गई, जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा, तो ये पाई रिक्वायर्ड है हमारा, ठीक है। अब ये जो प्लेन है किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन दिया हुआ है 5y 3j 6k है ना, तो ये बन जाएगा पाई 3 विच इज 5x प्लस 3y माइनस 6z 5y प्लस 3x माइनस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट कितना आ जाएगा 0। दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के नॉर्मल का डॉट कितना आ जाएगा 0। तो हम बोल देंगे 5 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगा 10 लैम्डा प्लस 5 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना बन गया, आप देख लो एक बार। तो ये बन रहा है 6 3 9 और 10 19 लैम्डा प्लस 11 माइनस 8 18 माइनस 11 सॉरी, ये आ जाएगा उधर जाके 18 माइनस 11 7 आ जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास आ जा रहा है 7/19। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये है ना पाई रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या करो, लैम्डा की जगह 7/19 डाल दो, तो 2 इंटू 7/19 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, प्लस 7/19 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 माइनस 7/19 प्लस 35/19 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं समझ आ गया, इसको थोड़ा और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो 4 ये हो जाएगा 33x 14 प्लस 19 इज 33x 38 प्लस 7 इज 45y, ठीक है। ये 57 माइनस 7 इज 50, यहाँ पे z आएगा 50z प्लस 76 माइनस 35, तो ये आ रहा है 41। ठीक है, तो ये आ जाएगा -41 इज इक्वल टू 0। देखो ये आंसर आना चाहिए, ये किसी का आंसर आया था, अगर नहीं भी आया था तो ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग, जिसको ये समझ आ गया प्रॉब्लम ऑल क्लियर कर दो, जिसको डाउट है वो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम 34। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द प्लेन r dot n is equal to d in vector form। ठीक है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए वेक्टर फ्रॉम द प्लेन r dot n is equal to d इन द वेक्टर फॉर्म। अब इस ये प्रॉब्लम में क्या है, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको कार्टेशियन में लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है ए वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन, और ये प्लेन की क्वेश्चन है r डॉट n इज इक्वल टू d। तो तुमने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट हम p मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें अब AP निकालना है, AP का मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, समझ गए। तो देखो क्या करना है, सेम जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हो वैसे ही करना है, बस इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, ये ध्यान रखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है आपको। ठीक है, तो अब आप जानते हो क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपके पास क्या आ जाएगी, n वेक्टर आ जाएगी। ठीक है,
तो मैं इक्वेशन ऑफ एपी लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। क्या है लाइन एपी की इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर है ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है, ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर एक्स वाई जेड है। तो जैसे होता नहीं था कि आप पैराबोला की इक्वेशन लिख रहे हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो उसमें एक्स और वाई तो वेरिएबल ही रहते हैं, बट अलग अलग इक्वेशन में एक्स वाई तो आएंगे ना, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम चल रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें आर वेक्टर जो है वो लोकस वाला पॉइंट है। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू डी एक प्लेन का इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एन ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब लेट से हम पी की वैल्यू को एज्यूम करते हैं, लेट पॉइंट पी। अब जनरल पॉइंट हम कैसे लेते थे, उसमें यही तो लिखते थे ए प्लस लैम्डा एन, लैम्डा की कोई एक जनरल वैल्यू के लिए पॉइंट पी आ जाता था। सो लेट पॉइंट पी बी आर वेक्टर, उसको पी का जो कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस से लैम्डा 1 एन वेक्टर मान लेते हैं, तो मैंने उसमें लैम्डा 1 मान लिया। तो ए प्लस लैम्डा एन, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, तो मैंने ए प्लस लैम्डा एन मान लिया। तो ए प्लस लैम्डा एन मुझे क्या बता रहा है कि भाई पी के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट बता दे रहा है। अब पॉइंट पी लाइज ऑन विच प्लेन? पॉइंट पी लाइज ऑन पाई। जो पॉइंट पी है वो पाई पे लाई कर रहा है, तो इसको उसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस लैम्डा 1 एन डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, मतलब लैम्डा 1 आ जाएगा ना बेसिकली। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए डॉट एन प्लस लैम्डा 1 एन डॉट एन विच इज मॉड एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड एन स्क्वायर, डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड एन स्क्वायर। ये समझ आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा 1। अब हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पॉइंट, या हम डायरेक्ट अब एपी निकाल लेते ना, तो अब हमें एपी निकालना था, एपी का डिस्टेंस। तो एपी का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जो आपका पी वेक्टर है वो क्या है, पी वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा 1 विच इज डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड एन का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर। समझ आ गया? इसके साथ एन वेक्टर भी था, सॉरी। पी वेक्टर क्या है हमारा, ए प्लस लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 लिखा हुआ है और साथ में एक एन वेक्टर लिखा हुआ है माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है आपके पास, तो ए डॉट एन माइनस, ये डी के ऊपर वेक्टर नहीं है, डी कांस्टेंट है, माइनस डी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड एन। समझ आ गया? तो ये इसका आंसर है। देखो भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं, हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया एपी का। एपी का इक्वेशन क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एन आ गया। अब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, मतलब लैम्डा एन आ गया, तो उसमें हमने पी के कोऑर्डिनेट मान लिया उस लाइन के ऊपर, उसमें लैम्डा 1 मान लिया। ठीक है, तो लैम्डा 1 की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पी आ जाएगा। फिर पॉइंट पी को मैंने इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया, तो ए प्लस लैम्डा 1 एन डॉट एन इज इक्वल टू डी कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1 आ गया, क्योंकि ये प्लेन पे लाई कर रहा है ना पॉइंट पी को माना, फिर उसको प्लेन में सेटिस्फाई करा दिया, वहां से लैम्डा 1 आ गया। फिर हमारे को अब पी के कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्योंकि लैम्डा 1 पता चल गया, तो एपी निकालना था, एपी निकाल लिया हमने। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, ये ऐसे ही तो हो रहा है कि आपने जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें पॉइंट ए को पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको ये, जैसे आपको मैं स्ट्रेट लाइन के केस में बता रहा था, जिसका बी पार्ट बना रहा हूं मैं, एक बार इस पे दोबारा आते हैं, ठीक है, फिर आपको शायद पूरा समझ आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन, अभी कार्टेशियन में बता रहा हूं मैं आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो हो क्या रहा है, अब जैसे अगर आप देखोगे आपकी प्लेन की इक्वेशन थी r डॉट n माइनस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट ए वेक्टर से निकालने के लिए आपने क्या किया, ये पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पे डाल दिया, मतलब आर वेक्टर की जगह पे डाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल।
तो अगर मैं बोलूंगा इसमें डी परपेंडिकुलर कितना आएगा इस पॉइंट से x1 y1 z1 से, तो क्या करेंगे ax1 by1 cz1 प्लस डी का मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये सेम फॉर्मूला आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा हुआ है, वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी बन रहा है। अब बताओ भाई, सब समझ आ गया कि नहीं समझ आया? अभी तक जो बताया क्लियर है सबको? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 34। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 35 पे। A ray of light passing through point A, which is 1 2 3, strikes the plane x plus y plus z is equal to 12 at B, and on reflection passes through the point C, which is 359. Find the coordinates of B. A ray of light passing through point A strikes the plane at B and on reflection passes to the point 359. Find the coordinates of B. करो, ट्राई करो भाई, अब ये हो जाना चाहिए आपसे। डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स वगैरह में ना, तो इसलिए करो, ट्राई करो।
कर रहे हो सब लोग कि नहीं? देखो कैसा है, अब इसको करते हैं चलो। इसमें बोला रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट स्ट्राइक्स द प्लेन दिस एट बी। हाँ सही है वैभव, तुम्हारा सही आंसर। तो अब जैसे ये है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, तो ये प्लेन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो एक पॉइंट है 1 2 3, ठीक है। अब ये देख लो, ये पॉइंट इस प्लेन पे तो नहीं आ रहा, वैसे नहीं आ रहा होगा क्योंकि तभी तो रे उससे, रे तो बाहर से आ रही है ना उसके ऊपर। तो जैसे इसको, ये कैसे देखो ये पॉइंट इस प्लेन पे आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई करा लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आ रहा होगा। तो ये 6 = 12 हो रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक रे आई अब हमारे पास, ठीक है, वो इसके सरफेस को स्ट्राइक करी और ऐसे वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसा सिचुएशन है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस स्ट्राइक्स द प्लेन एट बी, तो इस पॉइंट पे स्ट्राइक की, एंड ऑन रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द पॉइंट सी विच इज 359। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 359 है, सी वाला पॉइंट 359 है, ठीक है। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब ये कुछ वैसे ही प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा होगा, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, समझ गए। तो ये भी आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा है। अच्छा, तो अब ये वैसे स्ट्रेट लाइन जैसे प्रॉब्लम है, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन जैसे ही दिखेगा। तो करना क्या चाहिए, अब क्योंकि ये रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो सी का इमेज लूंगा मैं इस प्लेन के ऊपर, तो मैंने मान लो ये सी का इमेज लिया, सी डैश, इस प्लेन के ऊपर मैंने सी का इमेज लिया, ठीक है। तो ए बी सी डैश एक ही लाइन में आएंगे। अबे सही नहीं है आपका। तो आप समझ गए, जो ये जो सी का इमेज लिया सी डैश, तो क्योंकि ये वाला एंगल 90, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा लेके मैं इसका इमेज ले लूंगा। तो बीसी और बीसी डैश क्या हो जाएगा आपका, सेम ही हो जाएगा ना, सेम लेंथ के हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है तो ए बी सी डैश एक ही लाइन में आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है ये तो। उसका इमेज ले लो, तो जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, ये लेंथ कॉमन है, ठीक है। आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो जाएंगे ना ये एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है आपके, तो ये ए बी सी डैश जो होंगे वो सेम ही लाइन पे आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब इसका इमेज निकाल लेना चाहिए। तो सी डैश के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो सी डैश के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एच के एल। समझ गए सब लोग, सी का इमेज एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 पे सी डैश आएगा। अब सी डैश इज इमेज ऑफ सी इन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, बिकॉज रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो ए बी सी डैश जो होगा, दे आर इन सेम लाइन। तो ए बी सी डैश आर इन सेम लाइन, दे विल लाई ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर होंगे मतलब। तो फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो सी डैश निकालेंगे, फिर ए और सी डैश से आपके पास ए सी डैश की लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसको क्या करेंगे, उसको प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे जनरल पॉइंट लेके। तो पहले तो सी डैश निकालो, तो वो कैसे आएगा। अब इस प्लेन की क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, h माइनस 3/1 इज इक्वल टू k माइनस 5/1, h माइनस 3/1 k माइनस 5/1, समझ गए। k माइनस 5/1 l माइनस 9/1, h माइनस 3/1 k माइनस 5/1 l माइनस 9/1, क्योंकि x y z सबका कोफिशिएंट 1 है। क्योंकि इमेज निकाल लो तो -2 टाइम्स ऑफ ये पॉइंट इसमें जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 12 अपॉन, अपॉन क्या होता था, ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर विच इज 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब ये वाली वैल्यू निकालो पहले तो। 70 ये आ रहा है, 3 प्लस 5 इज 8 9 17, तो -10/3 आ रहा है। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 10/3, k की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 10/3, l की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 10/3। जो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है -1/3
ठीक है, 5/3 और 27 तो 17/3। तो ये हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, 359 वाला मैंने इमेज ले लिया। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया हमें। अब क्या करेंगे हम? अब मुझे ये पता है कि भाई ए का कोऑर्डिनेट पता है और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 2 3। ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे, सी डैश का, विच इज -1/3, 5/3, 17/3। तो इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ ए सी डैश। तो ये क्या आ जाएगा? पहले डायरेक्शन निकाल लो इसकी ना। तो डायरेक्शन क्या आएगी? बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 + 1/3। ठीक है, 2 - 5/3 और 3 - 17/3। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो यार है 4/3, 6 1/3, 9 - 8/3, 9 - 17। ठीक है, इस -8/3। तो इक्वेशन ऑफ ए सी डैश आ जाएगा x - 1/4 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/-8। समझ आ गया? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो लिखनी होती है हमें, तो बाय 3 तीनों में से मैंने हटा दिया। तो ये मेरी एसी डैश की इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है? पॉइंट बी निकालना है। तो इसके ऊपर पॉइंट बी को जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो जनरल पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4λ+1, λ+2, -8λ+3। ये आ गया। ठीक है, अब ये किस पर लाई कर रहा है? ये किस पे लाई कर रहा है? ये प्लेन कौन से वाले प्लेन पे लाई कर रहा है? x + y + z। तो दिस लाइज ऑन, बी लाइज ऑन plane pi, which is x plus y plus z is equal to 12। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 4λ+1, λ+2, -8λ+3 इज इक्वल टू 12। 4 1 5, तो -3λ इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा इक्वल टू -2। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? -2 घेर दो इसमें। तो -8 + 1 इज -7, 0, 19। सो दिस इज द आंसर। देखो भाई, सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स x + 2y - 2z + 1 is equal to 0 and 2x + 4y - 4z + 5 is equal to 0। करो भाई, ट्राई करो, आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे सेम वैसे ही करना है। ट्राई करो और आंसर बताओ। 1/2 आएगा मनीष, तुम्हारा गलत है।
भाई जो स्ट्रेट लाइन में जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है। क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, ऐसा होता था ना, C2 - C1/√a² + b², बट उसमें ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे इन दोनों में कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 2x + 4y - 4z + 2 = 0। अब प्लेन पैरेलल है, ये तो इसके नॉर्मल से ही पता चल रहा है ना अपने को। इन दोनों के नॉर्मल को देख के हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों के प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो जो डी परपेंडिकुलर आएगा, ये ऐसा होगा कि एक प्लेन ऐसा आएगा आपके पास, और एक प्लेन उसके बाद ऐसा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है, वो कैसे आएगा, D2 - D1, मतलब 5 - 2 का मॉड अपॉन √(a² + b² + c²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/(4 + 6 + 16)। तो यार 4 + 32 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/6। सो डी परपेंडिकुलर हमारे पास हाफ आ जाएगा। इजी सा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा D2 - D1/√a² + b² + c²। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x - 1/9 = y - 2/-1 = z + 3/-3 in the plane in the plane 3x - 3y + 10z - 26 = 0। करो भाई इसको, फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन। थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। आया किसी का आंसर?
देखो इसमें क्या है, अब हमारे पास एक प्लेन है 3x माइनस 3y प्लस 10z माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा प्लेन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन दिया हुआ है और उसका इमेज निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल तो नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर ये लाइन हमारी इसके पैरेलल आ जाएगी तब तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है हमारे पास x, मतलब ये पॉइंट से पास कर रही है 1 2 -3 से, और इसकी डायरेक्शन है 9 -1 -3। ठीक है, तो अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इसकी नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो फिर कट करके जा रही होगी। ठीक है, तो इसका डॉट ले लो पहले इसके साथ। तो ये 9 -1 -3 का डॉट 3 -3 10 के साथ ले लो। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, 9 3 जा 27 प्लस 3 -30, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो लाइन इसके पैरेलल होगी या उसको इंटरसेक्ट करके जा रही होगी। ठीक है, तो ये वाले केस में तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल होगी, फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, ये मान लो पॉइंट पी है, तो इसकी जो इमेज होगी वो कुछ ऐसी लाइन आएगी, समझ गए। तो ये पॉइंट पी का जो इमेज होगा वो कुछ ऐसी लाइन आएगा। तो ये मान लेते हैं पॉइंट पी डैश हो गया। अब इस, क्योंकि ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, तो जो इसकी इमेज वाली लाइन होगी वो भी क्या होगी, इस प्लेन के पैरेलल ही होगी। बस आप पी का इमेज ले लो, पी डैश वो पॉइंट आ जाएगा, ये लाइन एल हो गई, ये आपकी लाइन एल डैश हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज लेना आप लोगों को आता ही है, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट पी को एच के एल। क्या लिखेंगे, एच -1 डिवाइडेड बाय 3 के -2 डिवाइडेड बाय k-2 डिवाइडेड बाय -3 l प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 h -1 डिवाइडेड बाय 3 k-2 डिवाइडेड बाय -3 l प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, ये पॉइंट उसमें जाएगा 3 -6 -6 -30 -26 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 9 + 9 + 100। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है -3, ये वाली वैल्यू बन जा रही है -3 -33 -33 और -26, तो -59। तो ये 2 × 59 बन जा रहा है, और ये भी 108 है, तो ये 1 ही बन जा रहा है बेसिकली। नहीं, 118 बन रहा है ना नीचे। ठीक है, वो हाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो वो कैंसिल आउट होके 1 ही आ जा रहा है। तो h की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 + 1 4, k की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -3 + 2 -1, l की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 7। तो आपको ये पॉइंट पता चल गया, h के l की वैल्यू पता चल गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ लाइन इज x -4/9 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू z प्लस, तो मैं डायरेक्शन उल्टी पुल्टी कर दी मैंने। पॉइंट क्या है 4 और डायरेक्शन है 9। ठीक है, 1 और डायरेक्शन है -1, z माइनस पॉइंट है 7 और डायरेक्शन है -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा लिख लो आप। कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ। ठीक है, अच्छा एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको, जैसे मैंने इस बार क्वेश्चन में क्या किया था, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब आपका आंसर आ रहा है 4 -1 7। ठीक है, तो बट ये हो सकता है ऑप्शन में ही ना दिया हो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शन में ये वाली लाइन दे दी, x -13/9। ठीक है, और y/-1 और z -4/-3, ये वाली लाइन दे दी।
अब ये दोनों लाइन सेम ही है, ये आपको इतना तो समझ आ जाना चाहिए अब जितना आप पढ़ चुके हो। ये दोनों लाइन सेम कैसे हैं? क्योंकि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। ये जो आपको लाइन गिवन है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो इसके ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट आप लिख सकते हो ना, 9 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 7। अब आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर करके इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे जेई में एक बार क्वेश्चन आया था मल्टी करेक्ट में एडवांस में, उसने ऐसी एक ही लाइन के 2 3 फॉर्म बना के रख दिए थे। तो अगर आप देखो डायरेक्शन तो सेम है, अब पॉइंट अगर आपको चेक करना है तो इसका जनरल पॉइंट लिख लिया मैंने, 9 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, अब मान लो लैम्डा इक्वल टू 0 पर ये वाला पॉइंट ये बन रहा है 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे ना। तो लैम्डा को मैंने क्या रखा हुआ है, 1 मिनट रुको। हाँ तो यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है हाँ। अब मैंने अब एक्चुअली मैंने लैम्डा को मैंने 1 रखा हुआ है, जैसे आप लैम्डा को 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 13 - 2 और 4, तो वो वाला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। अब लैम्डा को 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 7, तो वो आपका ये वाला पॉइंट है 4 - 1 7। लैम्डा को जैसे मैं बता रहा हूँ 1 रखोगे तो अब गैस मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, तो आ जाएगा 13 - 2 और 4, तो वो ये वाला पॉइंट यूज कर लिया। तो एक लाइन के लिए हम कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ, हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा रख के, लैम्डा के बराबर रख के उसका दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबको ऑल क्लियर हो गया जो भी मैंने अभी तक बताया? एक बार ऑल क्लियर कर दो चैट बॉक्स में, या पेंगुइन बना दो जल्दी से। तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब हमारे को टॉपिक करने हैं, दो छोटे छोटे से टॉपिक वो हैं, वो कर लेते हैं पहले। एक टॉपिक है जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो ये है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन ये निकालना है मुझे। मतलब क्या होता है इस टॉपिक में, सेम हमने वैसे ही है जैसे वहां पे नहीं हम करते थे कि एक फंक्शन बना लेते हैं एक्स और वाई का, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन बनाएंगे। तो अगर एफ पी इंटू एफ क्यू पॉजिटिव होते हैं तो पॉइंट सेम साइड पर आते हैं, एफ पी इंटू एफ क्यू अगर नेगेटिव होते हैं तो पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन आते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो आप। तो अभी मैं उतना, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन जैसे ही है तो इसको मैं जल्दी से ही बता देता हूँ आपको। से मान लो एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मान लेते हैं पी और क्यू, और ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट ये इस लाइन के क्या हैं, अबव हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट आर मान लेते हैं जो कि ऑपोजिट है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2 z2। ठीक है, और क्यू पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 y3 z3। ठीक है, तो अब क्या है, पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, तो मैं एक एफ ऑफ एक्स वाई जेड मान लूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगर आप निकालोगे, तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू निकालने का क्या मतलब हो गया, कि मैं ये निकालूंगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इंटू ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है, देन इसका क्या मतलब हुआ, देन पी कॉमा क्यू लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। देन पी एंड क्यू लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। ठीक है, अगर एफ पी इंटू एफ क्यू जो है, एफ पी इंटू एफ आर है ना, वो दोनों अपोजिट साइड पे है। तो एफ पी और एफ आर जो है वो दोनों अपोजिट साइड में है, तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी
इंटू हमारे पास आ जाएगा ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। देन p कॉमा r लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। समझ गए? एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है पी एंड क्यू लाई ऑन द सेम, मतलब वही प्लेन की इक्वेशन को पूरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, उसमें पॉइंट पुट कर दो, और दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें तो ये सेम स्ट्रेट लाइन जैसे ही कंसेप्ट है, और इसके बाद वाले टॉपिक में भी सेम स्ट्रेट लाइन जैसे ही कंसेप्ट है, तो उस पर चलते हैं अब। वो है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। ये क्लियर हो गया सबको? एक बार ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से, किसी को भी डाउट तो नहीं है? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन में, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू गिवन प्लेन्स। चलो अब देखो, मान लो मेरे पास एक प्लेन है पाई वन जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और मेरे पास एक प्लेन है पाई टू जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो प्लेन हो गए। तो एक प्लेन मान लेते हैं हमारे पास ये वाला आ गया, और एक प्लेन हमारे पास जैसे ये मान लो ऐसा बैक साइड में जा रहा है, ठीक है, और एक प्लेन हमने कुछ ऐसा मान लिया कि भी ऐसे बैक साइड में जा रहा है, समझ गए ना? तो ये प्लेन हमारा पाई वन है और ये प्लेन हमारा पाई टू है। तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो एक प्लेन हमारा कुछ ऐसा आया, और ये हमने ऐसे मान लेते हैं, और ये प्लेन हमारा ऐसा आ रहा है और इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर प्लेन बनेंगे ना। अब आपके पास क्या होगा, अगर आप इसका फ्रंट भी देखोगे आपको ये लाइंस जैसा ही दिखेगा, तो आपके पास क्या होगा, एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन ये वाला आएगा, तो ये हमारा जो ऐसे जाएगा ये हमारा ए बी वन हो गया, जैसे हम वहां पे कर देते हैं एंगल बाइसेक्टर वन प्लेन, तो उस केस में क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब एक हमारा ए बी टू यहाँ से आएगा ऐसे, ऐसे, तो एक ए बी टू हमारा ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी टू प्लेन, ठीक है। ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम बना रहा होगा इन दोनों के साथ, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। क्लियर हो गया सबको कैसा बन रहा है? फ्रंट व्यू इसको आपको वैसे दिखेगा ना, जैसे दो लाइन हो गई और उनके दो एंगल बाइसेक्टर हो गए, वैसे ही सेम वही दो सिनारियो है, और इक्वेशंस भी ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, बस हमारे पास क्या है, d1 d2 है साथ में। समझ गए? ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एंगल बाइसेक्टर प्लेन, क्या करेंगे, सबसे पहले मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव। अगर आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर से कुछ मतलब नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जैसे लाइन में करते थे वैसे ही आ जाएगा। तो अभी चलो पहले वो लिख देते ना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस
a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो a1x प्लस समझ आ गया, ये सेम वही है लाइन में जैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में जैसे करते थे वही है सेम। अगर आपको एक्यूट ऑब्ट्यूज की जरूरत नहीं है तो सेम है, मतलब सिंपली ये लिख देना है। अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो वो मैं अभी लिख देता हूँ उसके लिए। फॉर एक्यूट स्लैश ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स। ठीक है, फॉर एक्यूट स्लैश ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेक d1 कॉमा d2 ग्रेटर देन जीरो, d1 d2 ग्रेटर देन जीरो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, तो अगर ऐसे हमने टेबल बनाया हुआ था वहां पे भी। ठीक है, जब d1 d2 ये करना है तो इसके बाद क्या करना है, कंसिडर चेंज इक्वेशन। इसके बाद आपको चेंज इक्वेशन लेके चलना है, कंसिडर चेंज इक्वेशन हेयर आफ्टर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव आता है तो प्लस साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल का मिलेगा, नेगेटिव साइन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, वो इक्वेशन में। ठीक है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नेगेटिव आता है तो समझ गए सब लोग, तो नेगेटिव वाला साइन आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का होगा और प्लस वाला साइन आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का होगा। अगर ये दोनों जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो लाइंस प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो आता है तो प्लेन्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो उस केस में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बिकॉज प्लेन आर परपेंडिकुलर। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी बताओ। सबसे पहले क्या करना होता है, d1 d2 को पॉजिटिव, जैसे वहां पे c1 c2 को पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ पे d1 d2 को पॉजिटिव बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव है तो वो जो चेंज इक्वेशन है उसमें अब आपको ये ऐसी इक्वेशन लिख देनी है, ये वाली दोनों। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है यहाँ से इसके ऊपर जो डिस्टेंस आएगा और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस सेम होते हैं, तो ये दोनों के डी सेम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको पता है ऑलरेडी, इसका जो थर्ड पॉइंट है कि एंगल बाइसेक्टर वन इज परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर टू ऑलवेज। तो जो दोनों प्लेन्स आएंगे वो आपस में हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। तो यहाँ तक सबको ऑल क्लियर हो गया, एक बार ऑल क्लियर करो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताओ। ठीक है, एक इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड obtuse एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स 3x minus 2y plus 6z plus 8 equal to 0 and 2x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0। करो एक बार जल्दी से आंसर निकाल के बताओ इसका।
नया आंसर कुछ नहीं करना है इसमें, तो ऑलरेडी है ही ना, D1 D2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कैलकुलेट, क्या करेंगे, कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये 2 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो ये हो रहा है 8 और 12 20 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे अब, A1 ये कैलकुलेट कर लिया हमने, अब डायरेक्ट क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस वाला साइन जो होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना, और जो माइनस वाला साइन होगा वो किसका हो जाएगा, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 6 स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस तरफ आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज के लिए क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म कितनी आ रही है, 7। ठीक है, और ये वाली टर्म आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये प्लस वाला साइन हो गया। ऐसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या आएगा, 3x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। समझ आ गया, अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 6y प्लस 18z प्लस 24 इज इक्वल टू 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे को आ जाएगा ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 माइनस 9x हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x माइनस 7y प्लस 6y माइनस y माइनस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ही क्वेश्चन तो ये आ गई, ये हमारी होगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। ठीक है, ऑब्ट्यूज की हो गई। ठीक है जी, एक्यूट के आ जाते हैं अब, ये बन जाएगा 9x माइनस 6y प्लस 18z प्लस 24 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, माइनस 14x प्लस 7y, माइनस है ना क्योंकि बाहर में, तो माइनस 14z माइनस 21, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 23x माइनस 13y प्लस 32z, ठीक है, और प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ सबको, ये हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। समझ आ गया कैसे करना है, सेम स्ट्रेट लाइन जैसा कंसेप्ट है, तो काफी चीजें जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन हो गया, ये ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है वो, जैसे एक क्वेश्चन और है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड पासिंग थ्रू 1,1,1। अगर मान लो इसी इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दें कि भाई ऐसा प्लेन निकालो जो इन दोनों, ये दो प्लेन दे दिए और उसने बोला कि इसका जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक और प्लेन है, तो बस क्या होगा, अब आपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया, आपको पता चल गया ये वाला प्लेन है, ठीक है जी, इसके पैरेलल एक और प्लेन है, तो वो क्या लिख दोगे, 23x माइनस 13y प्लस 32z। अब वो 1,1,1 से पास कर रहा है तो बस उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक बचे हैं वो बचा है, एक तो बचा है रेगुलर टेट्राहेड्रन, वो हम कल करेंगे, और स्फीयर, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों टॉपिक कल खत्म हो जाएंगे और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम रहेंगे, तो 2 दिन में मेरे को लगता है ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें 3D के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी।
तो वेक्टर 3D हो जाएगा और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। पैरेलल में मैं आज, कल मैं शायद थोड़ा सा मैं भूल गया, मेरे को वो अपलोड करना था 3D का मॉड्यूल। वैसे स्कूल में मॉड्यूल आ जाएंगे आपको, आज और कल में इंटीमेशन मिल जाएगा। तो वो मॉड्यूल की मैं एक्सरसाइजेज अपलोड कर दूंगा 3D वाले की। तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट जल्दी से जल्दी फिनिश अप करो, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है ये। इसमें टेट्राहेड्रन बचा हुआ है और एक और स्फीयर बचा हुआ है, ठीक है, ये दो चीजें बची हुई हैं। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, ठीक है। चलो अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करो, कल मिलते हैं। कल इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, कल और परसों में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।